हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.5। तो इस एक्सरसाइज में हमें एक चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो ये वज्र गुणन विधि है क्या? तो ये वज्र गुणन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने का एक और तरीका है। इससे पहले हम लोगों ने लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, इन सब विधियों को सीख लिया है। वो विधि भी क्या करते थे? दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ही सॉल्व करते थे। ये जो वज्र गुणन विधि है, इस विधि के जरिए भी हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 से 4 मिनट में हम लोग समझते हैं कि ये विधि है क्या, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब कुछ। और फिर मैं इसका एक ट्रिक भी दूंगा जिससे कि हमें क्या करना है, एक्स और वाई के नीचे जो मान लिखते हैं ना, वो चीज़ आसानी से लिखने आ जाए, क्योंकि बच्चों को इसके फॉर्मूले में ही बहुत दिक्कत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, वज्र गुणन विधि किसी भी सवाल में लगाने के लिए सबसे पहले सवाल का एक फॉर्मेट में होना जरूरी है। इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगर इस तरफ कुछ लिखा हुआ है तो उसको उठा के हम लोग इस तरफ रख देंगे, इधर 0 रहना चाहिए। ओके, उसी तरीके से ये सेकेंड समीकरण हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखिए, हमें क्या करना है, x का मान लिखना है। तो x का मान यहाँ पे लिखे, तो x के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखने में बड़ा दिक्कत है। x के नीचे ये वाला चीज लिखाएगा या ये वाला चीज लिखाएगा, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप x के नीचे लिख रहे हैं ना, तो ये x को आप ऐसे छिपा दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहां इस b1 का गुना करोगे इसके साथ, ऐसे। ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b1 c2, और फिर माइनस दे करके आगे बढ़ना है, c1 b2, फिर इसका गुना इसके साथ करना है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा या याद कैसे रहेगा कि इसका गुना इससे ही पहले करना था। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि c1 का गुना b2 से कर करके पहले लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको याद रखने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 ट्रिक लिखे हैं। आपको जो गुना करना है वो हमेशा लेफ्ट से राइट करना है, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाना है। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब गुना करेंगे तो पहली बार, यानी कि जब x के नीचे चीजों को लिखेंगे तो ऊपर से नीचे गुना करना है। जब y के नीचे चीजों को लिखेंगे तो नीचे से ऊपर गुना करेंगे, और जब 1 के नीचे लिखेंगे ना, तो फिर से ऊपर से नीचे लिखेंगे। ओके, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन भाई मुझे समझ में आया, मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके, ये देखिए, तो देखो, x के नीचे लिखना है, x को छिपा दिया, लेफ्ट से राइट, यानी कि इधर से इधर गुना करना है। अगर आप यहां से यहां करोगे ना, तो ये राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो लेफ्ट से राइट जाना है। और कैसे जाना है, ऊपर से नीचे। तो देखिए, यहां से यहां, ऊपर से नीचे, तो b1 c2, उसके बाद बाकी का तो आप खुद लिख ही लोगे, है ना, कि c1 b2 लिख दिया। बाई, तो बाई को लिखना, गुना कैसे करना है, हमेशा लेफ्ट से राइट करना है, लेकिन यहां पे बाई के नीचे कैसे लिखाएगा, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये बाई को छिपा दीजिए जब आप बाई को लिख रहे हैं। तो गुना कहां से करना है, ये देखिए, यहां से आप यहां कर सकते हो, लेफ्ट से राइट, या तो यहां से यहां कर सकते हो, ये भी लेफ्ट से राइट ही है। लेकिन किसको पहले लिखें, इसको गुना करके पहले लिखें या इसको गुना करके पहले लिखें? तो मैंने यहां लिख रखा है, क्या करना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो देखिए, ये रहा नीचे और ये रहा ऊपर, क्योंकि यहां से गुना करेंगे तो नीचे से ऊपर हुआ, यहां से गुना करेंगे तो ऊपर से नीचे हुआ ना। तो नीचे से ऊपर लेना है, तो a2 c1 इसको पहले लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको बाद में लिख दिया। ओके जी, अब देखिए तीसरा, यहां पे लिखते हैं हम लोग 1, और 1 के नीचे क्या लिखाएगा, तो इसको छिपा दीजिए और इन लोग दोनों को ऐसे गुना कर करके लिख दीजिए। पहले किसको लिखेंगे, 2 तरीका वहां पे है ना, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट का मतलब क्या है कि यहां से यहां गुना कर सकते हो, या तो यहां से यहां गुना कर सकते हो। अब किसी को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका जो है ना, वो हमें बताएगा कि किसको पहले लिखना है। तो ऊपर से नीचे जाना है, यानी कि यहां से ऊपर से नीचे। अगर आप इससे करोगे ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो ये वाला लिखेंगे, है ना, कि a1 b2 और फिर उसके बाद माइनस देकर के a2 b1। तो देखो, a1 b2 माइनस देकर के b2 a1। ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये गलती है। ये मैंने यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा था कि आप कैसे लिखोगे। तो अगर आप ये तरीका याद नहीं रखोगे ना, तो हो सकता है कि गलती हो जाए। तो वो तरीका आप लोग याद रख लीजिए, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, तो इसको मतलब कुछ ये तो नहीं कर सकता कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रिक है, लेकिन हाँ समझने के लिए ठीक है। ओके, तो एक बार हमने फॉर्मूला देख लिया कि किस तरीके से होता है। अब हम लोग इस पे एक सवाल लगा लेते हैं। सवाल हम लोग वही करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, यानी कि जो एक्सरसाइज में है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.5, उसी के सवालों के जरिए ना हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए,
तो एक्सरसाइज 3.5 का जो सबसे पहला सवाल है उसमें ये कहा गया है कि नीचे जितने भी ये समीकरण दिए हुए हैं जोड़े के रूप में, उन समीकरणों को सबसे पहले चेक कीजिए और चेक करके ये पता लगाइए कि उन समीकरणों में से किसका हल एक होगा, यानी कि अद्वितीय हल किनका होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि एक एक हल किनका निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, उसके बाद जिनका भी एक हल है उसको वज्रगुणन विधि के जरिए सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने देखिए सवाल लिख रखे हैं। सबसे पहला सवाल ये था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये था। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना होता है, a1 इज इक्वल टू कितना है, x के साथ जो गुना में है 1, b1 इज इक्वल टू कितना है, वो है -3 लिख दिया। c1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो पहली बार है लिख देते हैं। c1 इज इक्वल टू कितना है, -3 है। अब देखिए a2 कितना है बच्चों, a2 इज इक्वल टू 3 है, b2 इज इक्वल टू कितना है, -9 है, और c2 इज इक्वल टू कितना है, -2 है। एक हल होने के लिए क्या जरूरी है कि a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 डिवाइडेड बाई b2 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इन चीज़ों को। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना है, तो देखो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो इतना निकला। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, तो b1 के जगह पर कितना है -3 और b2 के जगह पर कितना है -9। ये से ये कट गया, 3 से 9 गया 3 बार में, तो यहाँ से कितना आया 1/3, यहाँ से भी कितना आया 1/3। तो देखिए a1 डिवाइडेड बाई a2 जो है वो बराबर हो गया किसके, b1 डिवाइडेड बाई b2 के, क्योंकि ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया। तो जब आगे के ही दो पद आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर इसका एक हल नहीं होता, या तो अनेक हल होगा, तीसरा वाला चेक करने पे पता चलेगा, या तो फिर क्या होगा भाई, कोई हल नहीं मिलेगा। तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है, हमें ये पता करना था कि एक हल किसका होगा, इसका एक हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ये वाला चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए एक हल नहीं होगा, एक हल नहीं होगा। तो इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए ये है सवाल नंबर 2, है ना, पहले सवाल का पार्ट 2 है। तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको उठा के इस तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y था, ये 5 इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू नहीं बल्कि ये इधर आएगा तो -8 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से लिख लीजिए, a1 इज इक्वल टू क्या है 2 है, b1 इज इक्वल टू क्या है, देखिए y के साथ जो गुना में है 1 है, बस यही दोनों से मतलब है, इन्हीं दोनों को लिखते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, a2 इज इक्वल टू 3 है, एंड b2 इज इक्वल टू क्या है, b2 इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले वही चेक करेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2, तो a1 डिवाइडेड बाई a2 कितना हो जाएगा, ये रहा 2 और ये रहा 3, और b1 डिवाइडेड बाई b2 तो यहाँ कितना है 1 और ये कितना है 2। ये देखिए ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर नहीं है b1 डिवाइडेड बाई b2 का, इसलिए कितना हल होगा, एक हल होगा। अब देखिए एक हल होगा तो हमें इसे सॉल्व करना है, और कौन से विधि से सॉल्व करना है, वज्रगुणन विधि से। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं सवाल आगे बताता हूँ। ओके, यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है, उसके बाद फिर आगे करना है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे वज्रगुणन विधि वाला, और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x, और x के नीचे जो है जो भी चीज़ आएगा वो लिखते हैं। x के नीचे क्या आएगा, b1 c2। b1 कितना है बच्चों, आप लोग चाहो तो a1 b1 पहले लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। b1 किसको कहते हैं, पहले समीकरण में जो y के साथ गुना में होता है, कितना है 1, तो 1 इंटू c2 दूसरे समीकरण में जो अकेले होता है कितना है -8 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिया, c1 पहले समीकरण में जो अकेले रहता है कितना है
5 लिख दिया। इनटू में क्या है भाई b2, दूसरे समीकरण में जो बाई के साथ गुना में है कितना है 2 लिख दिया। ओके, अब देखिए इक्वल टू बाई के नीचे लिखना है, लिख दिया बाई a2c1, a2 क्या हो जाएगा तो दूसरे समीकरण में 2 का मतलब ही होता है दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में जो x के साथ गुना में है कितना है 3, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू c1, c1 क्या है पहले समीकरण में जो अकेले है कितना है माइनस का 5 लिख दिया। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिया। a1 यानी कि पहले समीकरण में जो x के साथ गुना में है कितना है 2 इंटू और क्या है c2, दूसरे समीकरण में जो अकेले है कितना है माइनस का 8 इक्वल टू 1। बस यहीं पे अगर आपने ध्यान से लिख लिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना है। a1 b2, a1 क्या है बच्चों पहले समीकरण में x के साथ जो है वो कितना है 2 इंटू b2 कितना है तो दूसरे समीकरण में जो बाई के साथ है कितना है 2, ये रहा माइनस है फॉर्मूले में माइनस लिख दिया। b1 पहले समीकरण में जो y के साथ कितना है 1 इंटू a2 दूसरे समीकरण में जो x के साथ कितना है 3। तो ये वाला चीज़ आप लोग चाहो तो a1 b1 इस तरीके से पहले लिख लेना और उसके बाद यहाँ पे सजा देना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो x डिवाइडेड बाई 8 को 1 से गुना करोगे तो -8 रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाना है प्लस, 5 को 2 से गुना करोगे 10 हो जाएगा इक्वल टू ये देखिए बाई 5 दिया कितना होता है 15 होता है, माइनस का आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा इक्वल टू ये देखिए 1 है तो 1 लिखा, 2 और 2 4 होता है, 3 इकाई 3 होता है। ओके, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे तो देखिए x डिवाइडेड बाई 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया इक्वल टू ये कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये देखिए 1/1 लिख दिया। अगर आपको x निकालना है तो इसको और अंतिम वाले को सॉल्व करेंगे, अगर आपको बाई निकालना है तो इसको और अंतिम वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जोड़े के रूप में सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x के लिए, है ना, x के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x को 1 से करोगे तो x रहेगा, 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने x का मान पता कर लिया। अब देखिए बाई के लिए, बाई के लिए ओके क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, इसको इससे गुना करेंगे तो बाई आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब देखिए तो फाइनली आप लोग एक बॉक्स x से बना सकते हैं और लिखिएगा कि x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू 1, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं पहले सवाल का पार्ट 3 जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके हल कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए a1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 है और b1 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 5 है, c1 की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग यही दोनों को लिखेंगे, ठीक है। a2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 6 है और b2 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 10 है। ओके, अब देखिए हम लोगों को निकालना है a1 डिवाइडेड बाई a2, कितना आएगा तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 बार में 1/2, और यहाँ पे निकालेंगे b1 डिवाइडेड बाई b2, कितना है माइनस का 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, ये से ये गया, ये से ये गया 2 बार में, यानी कि a1 डिवाइडेड बाई a2 का मान 1/2 आया, b1 डिवाइडेड बाई b2 का मान भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इसका एक हल नहीं होगा, जितना भी हल हो, हल नहीं हो या तो अनेक हल हो, 2 और कंडीशन जो बचते हैं ना दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम लोग c को अभी सॉल्व करेंगे, इसी के बराबर आ जाए c भी तो हम लोग कहेंगे कि अनेक हल होगा, और अगर c बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम एक हल नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे कि अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। ओके, ऐसे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका कितना हल होगा अनगिनत हल होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। अब आइए यहाँ पे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 उसे सॉल्व करते हैं। a1 के जगह पे कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, b1 के जगह पे कितना दे रखा है माइनस का 3 एंड c1 के जगह पे कितना दे रखा है माइनस का 7। a2 के जगह पे कितना है बच्चों, a2 के जगह पे है 3
B2 के जगह पे कितना है माइनस का 3 एंड C2 के जगह पे कितना है माइनस का 15। ओके, देखिए सबसे पहला काम है हम लोगों को चेक करना, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 निकालिए, कितना आएगा, A1 के जगह पे 1 और A2 के जगह पे 3। उसके बाद B1 डिवाइडेड बाई B2 निकालेंगे, तो B1 के जगह पे कितना है माइनस का 3 एंड B2 के जगह पे कितना है माइनस का 3। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, इसका आंसर आ रहा है 1 और इसका आंसर आ रहा है 1/3। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर नहीं है B1 डिवाइडेड बाई B2 का, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब कि यहाँ पे एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जबकि पता चल गया कि अद्वितीय हल है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला की मदद से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ फॉर्मूले पे रख करके। ठीक है, तो इसे रब कर दिया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इस बार मैंने मान लिख रखा है, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। x डिवाइडेड बाई B1 के जगह पे कितना है माइनस का 3 और C2 के जगह पे कितना है माइनस का 15 लिख दिया, माइनस है फॉर्मूले में, ये लिख दिया। C1 तो C1 के जगह पे कितना है माइनस का 7 और फिर B2 के जगह पर कितना है माइनस का 3, ये लिख दिया, इक्वल टू बाई, तो बाई के नीचे क्या है A2 कितना है बच्चों 3 है, तो लिख दिया 3 इंटू C1, तो C1 कितना है माइनस का 7। अब देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिया। A1 कितना है 1 इंटू क्या है C2 कितना है माइनस का 15, वो भी लगा दिया, इक्वल टू क्या है भाई 1 वगैरह है, तो लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई A1, तो A1 कितना है 1 है और B2 कितना है माइनस का 3 है, माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लिख दिया। V1 कितना है जी माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 3, और फिर क्या है A2 कितना है प्लस का 3 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, अब जरा से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो x यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, 15 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा और उस प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो आंसर किस में रहेगा माइनस में, 7 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू बाई है तो बाई लिखा, डिवाइडेड बाई 7 तिया 21 और किस में माइनस में। ओके, माइनस और माइनस गुना होके क्या हो जाएगा प्लस, 15 इकाई 15 इक्वल टू ये क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 ही आएगा क्योंकि ये माइनस में, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। ओके, इक्वल टू ये क्या है बाई डिवाइडेड बाई -21 में से ये जाएगा 15 तो माइनस का 6 बचेगा, और फिर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये कितना प्लस का 6 बचेगा। ओके, अब हम लोग x के लिए अलग सॉल्व करेंगे, बाई के लिए अलग सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ अब बाकी के सारे काम। उम्मीद करता हूँ इसका तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब लिखेंगे x के लिए, तो जब x के लिए हो तो मैंने बताया था कि x वाला लेंगे और अंतिम वाला लेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 24 x बटे 24 इक्वल टू कितना है 1/6, तो ये लिख दिया 1/6। देखो ये से ये कट जा रहा है कितना बार में 4 बार में, अब यहाँ पे 1 रहा तो x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। ओके, अब देखिए जब हम लोग बाई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखोगे बाई के लिए क्या हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू 1/6, ये वाला चीज़ इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ये और ये दोनों लिया। तो देखिए 6 से 6 एक बार में चला गया, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, बाई को 1 से गुना करोगे तो बाई आएगा, -1 को 1 से गुना करोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो फाइनली आप लोग क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 4 एंड बाई इज इक्वल टू -1, ये रहा आपका फाइनल आंसर।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि ए और बी के कौन से मानों के लिए जो यहाँ पे समीकरण युग में लिखा हुआ है उसके अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे वज्रगुणन विधि का कोई भी कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। यहाँ पे हमें ए और बी का मान प्राप्त करना है जिसके लिए समीकरण के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने का जो फॉर्मूला होता है ना, या तो कह सकते हैं जो शर्त होता है, हम लोग सिर्फ वो लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, या तो कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू क्या है 2 है, b1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3 है, और c1 इज इक्वल टू क्या है, तो ये जो 7 इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लोग बात क्या करते हैं कि इसको इस तरफ लेके जाते हैं जब ऐसा करना होता है, मतलब अनगिनत हल, एक हल या कोई हल नहीं वाला शर्त चेक करना होता है, तब मैं नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे c1 इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट 7 लिखता हूँ। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। अब देखिए a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो a2 इज इक्वल टू ये पूरा है तो कितना हो जाएगा a माइनस b। b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का b, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस का b और माइनस का 2। ओके, अब देखिए अनगिनत हल के लिए जो शर्त होता है वो लिखेंगे अनगिनत हल के लिए। तो अनगिनत हल के लिए जो शर्त होता है वो होता है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। a1 के जगह पर कितना है 2 है, और a2 के जगह पर कितना है a माइनस b है, इक्वल का साइन है। उसके बाद b1 के जगह पे कितना है 3 है, और b2 के जगह पर कितना है a प्लस का b है। ओके, और यहाँ देखिए c1, तो c1 के जगह पर कितना है 7 है, और c2 के जगह पर कितना है 3a और प्लस का b और माइनस का 2 है। ओके, देखिए ये वाला c1 को इस तरफ लेके जाते तो ये माइनस में आ जाता, और c2 को इस तरफ लेके जाते तो ये भी माइनस में आ जाता। देखो माइनस से माइनस कट के फिर से तो वही चीज़ रह जाता ना, तो हम लोग क्यों अपना काम बढ़ाएं भाई, कोई काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से दो समीकरण बनाने होंगे जिसके लिए इसे सॉल्व करना है। तो एक बार इससे और इससे, इन लोग दोनों को एक साथ लीजिए तो एक समीकरण बनेगा। दूसरी बार आप क्या कर सकते हो, इसको या तो फिर इसको किसी को भी एक साथ लेके सॉल्व करोगे तो वहां से दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप एकदम फ्री हो, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं प्रथम 2 को लेता हूं, ठीक है, लिखता हूं प्रथम 2 को हल करने पर। तो देखिए प्रथम 2 को लिया तो क्या हो जाएगा, मैं अब यहां लिख देता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई a प्लस का b। इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे किया तो कितना हो जाएगा 3a माइनस का 3b इक्वल टू ये इससे होगा तो 2a और प्लस का कितना 2b। ओके, अब a वालों को एक तरफ लेके आओ तो कितना हो जाएगा 3a माइनस का 2a इक्वल टू इस तरफ क्या है 2b है, ये 3b इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा। ओके, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा, और इस तरफ क्या बचेगा प्लस का 5b। इसको आप लोग समीकरण 1 मान सकते हो। ओके, यहाँ पे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखिए अब हम लोग ये दोनों को, इसको और इसको अगर एक साथ लेके सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें एक और समीकरण मिलेगा। देखिए आप चाहो ना तो इसको इस तरीके से ले सकते हो, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 5b इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग वज्रगुणन विधि लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं वो लगाने वाला हूँ। ठीक है, आप वज्रगुणन भी लगा सकते हो, मैंने तरीका सिखा दिया है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। अब देखिए अंतिम 2 को सॉल्व करने पे, अंतिम 2 को हल करने पर, अंतिम 2 क्या है बच्चों, ये है 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b इक्वल्स टू ये क्या है 7 डिवाइडेड बाई क्या है 3a और प्लस का b और माइनस का 2। ओके, अब देखिए इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 9a।
ओके, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 का b हो जाएगा, और माइनस में 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7a और प्लस में 7b हो जाएगा। ओके, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9a और प्लस का कितना है 3b है। ये 7a इस तरफ आएगा तो माइनस का 7a और 7b इस तरफ आएगा तो माइनस का 7b इक्वल टू माइनस का 6 जो था वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। 9a में से 7a जाएगा तो बचेगा 2a और 7b में से 3b जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4b और इक्वल टू क्या है 6 है। ओके, अब देखिए हम लोग a का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं 5b। ठीक, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से a का मान रखने पर क्या हो जाएगा 2 तो 2 है, a के जगह पे क्या रख सकते हैं 5b, क्योंकि a जो है वो 5b के बराबर है, और माइनस में क्या है बच्चों, माइनस में है 4b इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 10b और माइनस का 4b इक्वल टू 6। 10b में से 4b जाएगा तो कितना बचेगा 6b बचेगा, और ये भी 6 है, तो ये से ये गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है। ठीक, अब यहाँ से समीकरण 1 से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कि समीकरण 1 से a इज इक्वल टू क्या है 5 और b के जगह पे कितना है 1, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 इस समीकरण में रख दिया जाए तो ये समीकरण का कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है उसमें ये कहा गया है कि k के किन वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे ये जो समीकरण युग में दिया गया है उसका कोई हल नहीं होगा, है ना। कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पे सॉल्व करना है और k का मान निकालना है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए, इस तरीके से। तो a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू कितना है 1 है, और c1 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा, इधर ही छोड़ देंगे तो प्लस में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, है ना। बात करें a2 का, तो a2 कितना है 2k और माइनस का 1 है। b2 क्या है बच्चों, तो b2 है k माइनस 1, और c2 जो है वो कितना है, तो वो है 2k और प्लस का 1। अब देखिए कोई हल नहीं होने का शर्त लगाना है, कोई हल नहीं होने की शर्त। ठीक है, तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 को a2 से डिवाइड करते हैं बराबर आता है b1 को b2 से डिवाइड करने पे जो आता है उसके, और ये दोनों चीज़ बराबर नहीं होता है c1 डिवाइडेड बाई c2 के। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसे बनाने के लिए सिर्फ आगे के 2 पद से ही काम चल जाएंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a1 के जगह पे 3 रखेंगे, a2 के जगह पे कितना रखेंगे 2k और माइनस का 1 इक्वल टू b1 के जगह पे 1 है एंड b2 के जगह पे कितना है k माइनस 1 है। आप चाहो तो यहाँ पे c1 वाला दिखा सकते हो, नहीं तो नहीं भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो दिखा दीजिए, नॉट इक्वल टू c1 के जगह पे 1 लिखिए और c2 के जगह पे कितना है 2k और प्लस का 1 है, कोई फर्क तो इससे पड़ना नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम 2 को हल करने पर, प्रथम 2 को मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 है और डिवाइडेड बाई कितना है 2k माइनस 1, तो लिख दिया 2k माइनस 1 इक्वल टू ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई k माइनस का 1। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है प्रॉपर ढंग से, k का मान प्राप्त करना है। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 3 से k में गुना होगा तो 3k होगा, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 2k को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2k, और माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। इसको इस तरफ लाइए तो 3k पहले से था, 2k इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस 1 पहले से है, ये माइनस का 3 जब इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k जाएगा तो बचेगा k,
और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि k का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें सिर्फ एक ही सवाल है, लेकिन इस एक सवाल को हमें 2 विधियों से हल करना है। पहला तो प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा वज्रगुणन विधि से, और फिर ये बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा आसान है। तो ये तो चॉइस वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मुझे हो सकता है कोई और अच्छा लगे, आपको कोई और विधि अच्छा लग सकता है, तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सॉल्व करके आंसर लाना है ना, वो दोनों ही विधियों से समान आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर इसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता था, कोई भी एक समीकरण उठाइए और उस समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और उस मान को दूसरे समीकरण में रखिए। जहाँ से वो मान निकाला है ना, उसमें ना रख करके दूसरे समीकरण में रखना था, वहाँ से हमें फिर मान मिल जाता था x या y का। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे तो सेकंड आसान लग रहा है, तो हम लोग सेकंड से आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे कि 3x प्लस का 2y इक्वल टू क्या है 4 है। यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, 2y इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ से जब x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई ये 3 इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, ये रहा हमारा समीकरण 3। अब x के इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में क्यों? क्योंकि इसे हमने समीकरण 2 से निकाला है। ठीक है, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या बच्चों 8 है, और x के जगह पर हम लोग ये रखेंगे तो 4 माइनस का 2y और डिवाइडेड बाई कितना है 3 है। ठीक है, x के जगह पर हो गया, प्लस का कितना है 5y, तो लिख दिया 5y इक्वल टू कितना है 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो गुना कर दीजिए। 8 चके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16y, और डिवाइडेड बाई कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, और प्लस का कितना है 5y है 5y लिख दिया, और इस तरफ क्या है बच्चों 9 है। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम ले लीजिए इन लोग दोनों का किसका भाई 3 का और 1 का। तो एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना ही रहेगा। ये देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगाए, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू क्या है 9 है। इसके नीचे भी 1 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन पड़ेगा। ओके, तो देखिए 32 का तो 32 रहेगा, माइनस क्यों, देखिए प्लस में 15y माइनस में 16y, तो 16 में से 15 जाएगा तो एक पीस y बचेगा माइनस में, और डिवाइडेड बाई कितना है 3, और इस तरफ कितना है 9/1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना कीजिए इसको। तो 32 को 1 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा, माइनस है माइनस दिया, y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y आएगा, इक्वल 9 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 27। तो यहाँ से आप लोग y को इस तरफ छोड़ेंगे तो माइनस y रहेगा, इस तरफ कितना है 27। 32 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो माइनस का y इक्वल टू 27 में से 32 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर कितना आया 5 आया। ओके, अब देखिए y के इस मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, या तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ समीकरण 3 से। ओके, तो अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वो है 4 माइनस का 2 और y की जगह पे कितना रखना है 5, और डिवाइडेड बाई कितना है 3, ये रख दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाई कितना है 3। अब देखिए 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, और बटेगा कितना 3 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5।
ये रहा आंसर इस सवाल का। हमने इसे प्रतिस्थापन विधि के जरिए सॉल्व किया है, अभी वज्रगुणन के जरिए सॉल्व करना बाकी है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसी सवाल को वज्रगुणन विधि से करते हैं। तो वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी था, क्योंकि 9 इस तरफ था, इसको हमें इस तरफ करना जरूरी था, कर दिया। इस तरफ अब क्या बचा 0। उसी तरीके से इसको भी इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। और इसके आधार पर A1 B1 C1 A2 B2 और C2 तीनों लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए वज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ ये मान को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का x लिखेंगे डिवाइडेड बाई b1 के जगह पे क्या है 5 है, इनटू C2 के जगह पर कितना है माइनस का 4, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दिया। C1 कितना है माइनस का 9, तो लिख दिया माइनस का 9। एंड देन B2, तो B2 कितना है 2 है, तो लिख दिया। इक्वल टू बाई है तो बाई लिखा, डिवाइडेड बाई A2, तो A2 की जगह पर कितना है 3 है, इनटू C1, तो C1 के जगह पर कितना है माइनस का 9 है, माइनस है फॉर्मूले में लिख दिया। A1 उसके जगह पे कितना है 8 है, और C2 के जगह पर कितना है माइनस का 4 है, ये लिख दिया। ओके, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1 कितना है 8 इंटू B2 कितना है 2, माइनस है फॉर्मूले में माइनस लिखा V1 के जगह पर कितना है 5 इंटू क्या हो जाएगा A2 के जगह पर कितना है 3 है। बस इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का तो x रहेगा, 5 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 इक्वल टू ये रहा 22 डिवाइडेड बाई 9 तिया 27 माइनस में, और 8 चके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस जुड़ करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरफ हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व कर करके, वो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये देखिए x डिवाइडेड बाई -20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई दिस मच, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई, और देखो 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, इक्वल टू ये कितना है बच्चों, तो ये है 1 और 1 के नीचे जो है वो है 16 माइनस 15, तो कितना बचेगा 1। जब आप x का मान निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो क्या लिखेंगे x के लिए क्या हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1/1, इसको इससे गुना इसको इससे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये रहा पहला। अब देखिए दूसरा, जब हम लोग दूसरे का मतलब क्या बाई के लिए, है ना। तो जब बाई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाई डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1/1, इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे करेंगे, तो बाई को 1 से करेंगे तो बाई ही आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, तो ये रहा यहाँ पे y का मान। तो फाइनली हम लोग यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, ये रहा हमारा आंसर। ओके, जब हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तब भी इतना ही आया, जब हमने वज्रगुणन विधि से सॉल्व किया तब भी इतना ही आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो इसे आप लोग एक लाइक ठोक सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ साइंस सोशल साइंस सब चीज़ की पढ़ाई हो रही है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के जो सवाल होते हैं वो दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव के जो सवाल होते हैं वो भी सॉल्व करवाना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग देख लो, अगर आपको फ़ायदा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर करते हो तो फिर बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।